अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज। आज हमारे साथ सीनियर मजदूर रहनुमा और कॉलम निगार साजिद काजमी साहब मौजूद हैं। इनके बहुत सारे जिंदगी के तजुर्बात हैं जिससे हम इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे और इनसे बहुत सारी बातें होंगी वापडा से रिलेटेड और सियासत से रिलेटेड। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि हमारे सरकारी इदारों में जो उनकी कारकर्दगी है वो बेहतर क्यों नहीं है और उसको बेहतर करने की क्या स्टेप्स होने चाहिए जो हमें लेने चाहिए, हुकूमत को लेने चाहिए और आवाम को क्या ताउन करना चाहिए। जी सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कुछ अपने बारे में बताएं। आपने सियासत कहाँ से शुरू की, आप किस तरह से इस फील्ड में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन था। स्कूल में भी मैंने क्रिकेट भी खेली, फुटबॉल भी खेली, मैंने कबड्डी भी खेली, मैंने तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। अल्लाह के फजल से क्लास 8 में मैंने पहले तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया था जिसका उन्वान था कल आज से बेहतर था, और ये मेरे वालिद मरहूम ने मुझे तकरीर लिख कर दी थी। मैं फर्स्ट आया था और अल्लाह के फजल से फिर सारी ज़िंदगी में किसी तकरीरी मुकाबले में सेकंड नहीं आया और ना ही मजमून नवीसी में सेकंड आया हूँ। कॉलेज में जब भी मजमून लिखा तो मैं फर्स्ट नंबर ही आया। स्कूल से कॉलेज में जब आया मैं बैडमिंटन प्लेयर था। मैं इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड का तालिब इल्म था, ट्रॉफी प्लेयर था बैडमिंटन का। उसी दौरान जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की फांसी का मामला चल रहे थे। जनरल ज़िया डिक्टेटर ने वो रूल ओवर कर चुका हुआ था और भुट्टो साहब को फांसी के मामला चल रहे थे। स्कूलों कॉलेजों में हड़तालें चल रही थी। उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम हिस्सा लिया और वहाँ से मैंने ये जो इनकलाबी सोच है वो मेरी पनपनी शुरू हुई और मैं इस्लामिया कॉलेज यूनियन का भी कुछ देर मैं सेक्रेटरी रहा। लेकिन फ़ौरन ही जब ये हालात बिगड़ गए तो फिर कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई। उसके फ़ौरन बाद ही मैंने वापडा को एज बैडमिंटन प्लेयर 81 में ज्वाइन कर लिया। मैं वापडा का भी बैडमिंटन का ट्रॉफी प्लेयर था। जब मैंने वापडा ज्वाइन किया तो उसी वक्त मेरे कुछ मेहरबानों ने मेरा यूनियन मेंबरशिप फॉर्म भी भर लिया। अभी जब ट्रॉफी जीत के मैं फारिग हुआ तो एक दोस्ताना मैच में मैं गिर गया, चोट लग गई और मैं अनफिट हो गया। वो मेरी स्पोर्ट्स मैनशिप जो थी वो रुक गई। तो ये एज यूनियनिस्ट मैंने काम शुरू किया। यहाँ पर मुझे जो बात नज़र आई उसने मेरा लाइफ स्टाइल ही बदल दिया। घर से मेरी माँ बाप की, वालिदैन की तरबियत वो मेरे साथ थी। मेरे वालिद एक साहिब इल्म आदमी थे और कुरान पर उनका बड़ा अबूर हासिल था। नेक आदमी थे, शरीफ आदमी थे। उनकी एसोसिएशन के बाद मुझे दूसरी जो एसोसिएशन मिली वो मजदूरों के, मेहनत कशों के मजदूर रहनुमा जनाब खुर्शीद अहमद हैं, जो एशिया में 182 मुल्कों में जो ILO में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, वहाँ के वाइस चेयरमैन रहे हैं। जब मैं उनकी कुर्बत मुझे मिली तो मेरा बिल्कुल जहन सोच ही बदल गई। वो फकीरी आ गई, वो जो एक लड़कपन था वो बात बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैंने वो खिदमत का, नेकी का, खैर का, अच्छाई का काम शुरू कर दिया। और मैं बड़ा ज़हनी तौर पर मुतमईन हूँ। अल्लाह के फजल से मैंने उनकी एसोसिएशन में, मैंने उनके एक सिपाही की हैसियत से जो ज़िंदगी गुजारी है, मैं ज़ाती तौर पर उससे मुतमईन हूँ कि अगर मैंने उस सारी लाइफ में मेरी वजह से किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब आदमी को, किसी मजलूम को, बेसहारा को मेरी वजह से, मेरी मदद से एज यूनियनिस्ट उसके चेहरे पे मुस्कान आई है, खुशी आई है, तो उसका क्रेडिट मेरे वालिदैन को, जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद को और हाइड्रो यूनियन को जाता है। अच्छा सर, मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सर, यूनियन में आप ओहदेदार हैं और रहे भी हैं। यूनियन जरूरी है किसी भी सरकारी इदारे में? जी, मैं एक डिवीजन ऑफिस के चेयरमैन से लेकर मरकजी नायब सदर तक मैंने यूनियन में काम किया है, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर हमेशा यही समझता रहा हूँ कि मैं जनाब खुर्शीद अहमद का सिपाही हूँ। जी, तो सर, तो ये यूनियन जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े पैदावारी इदारे की सबसे बड़ी यूनियन है जी। और वो क्यों चल रही है, जो पाकिस्तान बनने से पहले बाबा खुर्शीद और खान बशीर अहमद खान बख्तियार ने बनाई थी, वो आज तक चल रही है। उसकी कोई वजह है तो वो चल रही है। और ये जो महकमा
बागड़ बिल्लियों, बिजली चोरों, बदमाशों, गुंडों, लुटेरों से बचा हुआ है, वो ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन और उसकी क़यादत जनाब खुर्शीद अहमद की वजह से बचा। अच्छा सर, क्या हम ये कहें कि जितना प्रोग्रेस है इस इदारे की, वापडा की, वो यूनियन की वजह से, और जितनी नहीं है वो भी यूनियन की वजह से? यूनियन तो मजदूरों की तर्जुमान है। जो बड़े बड़े काम हैं, जो डैम्स पर हैं या दूसरे जो काम हैं, वो इंजीनियर्स करते हैं। इंजीनियर क्यों बचते चले आ रहे हैं, वो भी एक समझ सपोर्ट जो है इसकी यूनियन किया है कि वो इन लोग दूसरे जो सियासी लोग जो इसमें मुदाखलत करते हैं, जो इसको हर वक्त हर लम्हा ललचाई नजरों से देखते हैं, उनके उससे अगर बचाया हुआ तो यूनियन नहीं बचाया हुआ। तो सर ये वापडा में जो अवाम को रिलीफ जितना मिल रहा है और जितना नहीं मिल रहा, मतलब वापडा सरकारी इदारों में जो उनकी कारकर्दगी है, जो करप्शन है, जो रिश्वत सतानी है, जो भी इस तरह, तो सर ये क्या महकमे की वजह से है या कोई और इसकी देखिए, ये दो शोबे हैं। एक वर्कर है, मेहनती हैं, लेबर में, मजदूरों में मेहनती लोग हैं, दयानतदार लोग हैं जी, फराइज मनसबी दयानतदारी से अदा करते हैं। इंजीनियर्स हैं, दयानतदार हैं, मेहनत करते हैं। दूसरा शोबा है करप्ट लोगों का, वो इंजीनियर्स में भी है और नीचे लेबर में भी है। वो बिल्कुल एक अलहदा चीज है, उनके टारगेट ही कुछ और है, उनकी सोच ही कोई और है। वो जो आपको नजर आते हैं ना चंद एक करप्ट लोग, प्राडो पे फिरने वाले, मिलों, फैक्ट्रियों, फर्नेसों के मालिक जो हैं, नायब कासद होकर भी और लाइनमैन होकर भी, वो एक माफिया है। वो लोग हर इदारे में है, क्योंकि ये सिर्फ वापडा में नहीं है, हर इदारे में है, हर जगह पर ही है। और ये अब मैं क्या एक, अच्छा सर, इस इदारे की, सरकारी इदारों के ना चलने की एक वजह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, तो वापडा में किस हद तक? मैं वही बात करने लगा था कि वापडा, अगर आप चाहते हैं कि वापडा वो वापडा पर, जब वापडा था तो वापडा बन जाए, अब तो ये वापडा नहीं रहा होगा, तो ये कंपनियां बन गई हैं। अगर आप इसको बेहतरी चाहते हैं वापडा की, फौरी तौर पर कंपनियां खत्म कर दी जाएं, कंपनियां तहलील कर दी जाएं, पुराना वापडा बहाल कर दिया जाए। मैं 100% एतमाद से कहता हूं कि पाकिस्तान वापडा का इंजीनियर और इसका मेहनत कश मुल्क का असासा है और दुनिया में ये अपना नाम पैदा कर सकते हैं, इनको अगर मौका दिया जाए, बगैर किसी किस्म की सियासी मुदाखलत के। सर सियासी मुदाखलत किस हद तक है? बहुत ज्यादा जी, इंतहा की मुदाखलत है। इस वक्त मेरे नुक्ता नजर से इंजीनियर महकमा चला ही नहीं रहे, सियासतदान चला रहे हैं। और सियासतदान वो हैं जो बदकिस्मती से डिक्टेटर जियाउल हक के दौर में गैर जमाती इलेक्शन हुए, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, गैर जमाती लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, वो उसमें सियासतदान का लिबादा और गुंडे, बदमाश, चोर, लुटे, जिन्होंने आकर बिजली चोरी के कल्चर को फरोग दिया, जिन्होंने आके गुंडागर्दी, बदमाशी, बेइंसाफी को फरोग दिया, और वो चीजें हैं जो महकमे को टूपिंग टू डाउन, उन्होंने महकमे का बेड़ा सर कहाँ पे आके रोकते हैं? अगर एक खास एरिया है, वहां पे आप बिजली दे रहे हैं, वहां से रिकवरी करनी वापडा ने करनी है, तो कहाँ पे आके सियासतदान रोकता है कि जी आप रिकवरी ना करें या आप बेहतरी ना लेके आए? तो पहली बात तो जी तकरीबन 7 साल से भर्ती नहीं हुई, मैन पावर खत्म हो चुकी है। इस वक्त 60 से 70% लोग कम है। और अगर एट प्रेजेंट इस वक्त जो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो हमारा कंडक्टर सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके मुताबिक अगर रिवाइज किया जाए तो पुरानी यार्डस्टिक के मुताबिक 70,000 बंदा, और अगर नहीं किए जाए तो 3 लाख बंदा इस महकमे को नया चाहिए। 8 साल से भर्ती नहीं हो रही। वो बेचारे मासूम लोग, बच्चे, नौजवान, इन्होंने 7 साल 8 साल पहले डेली वेजेस पर भर्ती की है, उनका खून निचोड़ दिया इन्होंने, उनकी उमंगों को इन्होंने, मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि उनको इतना मायूस किया है, वो स्पॉइल हो चुके हैं बच्चे। अच्छा सर, 7 साल से उनको रेगुलर नहीं कर रहे। ये बेइंसाफी खत्म की जाए, सियासी मुदाखलत खत्म की जाए, एनकरेजमेंट का कल्चर फरोग दिया जाए, तो महकमा क्यों नहीं, महकमा ठीक है, कुछ नहीं है महकमे को। अच्छा सर, आप अपने पेज पे लगाते रहते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान जो शहीद हो जाते हैं और जो इस तरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फौज से ज्यादा तो वापडा के शुहदा हैं जो 1 साल में या 6 माह। नहीं, फौज तो हमारा बहुत बड़ा इदारा है जी। फौज के बाद बॉर्डर पे अपना सबसे ज्यादा, हाँ जी, उनका जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनको वो तो चैलेंजेबल ही नहीं है।
तो ये उसके बाद जो कुर्बानियां हैं, सेक्रीफाइस किया जाता है, वो हमारा महकमा है। जी सबसे ज्यादा कुर्बानियां जान की कुर्बानी, जी अपने जिस्मानी अज़ा की कुर्बानी, जी अपने ख्वाबों की, अपने घर के वक्त की, बीवी बच्चों के वक्त की जो कुर्बानी दे रहा है, जी। वो इसके शहीद और गाजी दे रहे हैं। ये हुकूमत वक्त इसकी जिम्मेदार है या फिर महकमा खुद जिम्मेदार है कि अगर कोई वर्कर हुकूमत की तो आप बात ही ना करें जी। जी। मैंने अपनी जारी जिंदगी में कभी किसी वजीर आजम को, सदर को, एमडी पैप्को को, पावर मिनिस्टर को, पावर सेक्रेटरी को मैंने कभी देखा ही नहीं कि उन्होंने कभी किसी की ताजियत की हो। वो अच्छा। समझते हैं ये पाकिस्तानी है ही नहीं है। वो एक अभी मौजूदा वजीर आजम की बात करें, मेरी सारी गुफ्तगू जो होगी वो सियासी वाबस्तगी से बालातर होगी जी। वजीर आजम पाकिस्तान ने इचरा लाहौर में एक तार गिर गई तो उसका नोटिस ले लिया जी। मैंने उस पर कॉलम लिखा कि तार गिरने टूटने पर वजीर आजम ने नोटिस ले लिया जी। सांसें टूटने पर भयानक खामोशी जी। और इसको मेरे इस टाइटल को बड़ी पजीराई मिली जो जी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने पढ़ भी लिया और उन्होंने कुछ हिदायत भी जारी की हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी तलब की हैं। अच्छा सर, वापडा का चेयरमैन हमेशा फौजी होता है, तो क्या आपके इंजीनियर इतने काबिल नहीं है कि वो ऊपर जाके तो वो खुद से चेयरमैन बने और वो महकमे को बेहतर तरीके से नहीं चला सकते? क्या फौजी ने आके चलाना? कानून है जी कि फौज में से जो बंदे रिटायर होते हैं जी, वो उनको सिविल अपना इदारों में उनको कोई ना कोई जॉब दी जाती है। अच्छा, मेरिट पे आते हैं वो? अवाम सवाब इख्तियार होता है प्राइम मिनिस्टर का जी, जिसको वो लगा दे जी। बेहतरीन। अगर मैंने पहले ही बात की कि पाकिस्तान का इंजीनियर और इसका मेहनतकश जी, ये बहुत बड़ा असासा है जी। आप इनको एक बार मौका तो दें जी कि ये 6 महीने के लिए वापडा है, कोई कंपनी नहीं है जी, तो 6 माह बाद उनकी प्रोग्रेस देख लें, आपको वही वापडा सर क्या पुराना वापडा कामयाब नजर आए। नीचे से जो गया होगा एक इंजीनियर, नीचे से ऊपर जाएगा, उसका ग्रेड बढ़ेगा, उसको पूरे मुल्क के हालात भी पता होंगे, वापडा की मुश्किलात का भी पता होगा। जब वो चेयरमैन होगा तो ज्यादा कारकर्दगी बेहतर होगी, या कि बाहर से बंदा ला के चेयरमैन बना दिया जाए। तो क्या आप समझते हैं बाहर से ला के बंदा बैठाना किसी भी इदारे में, किसी भी शोबे में लाना, ये है ही गलत। अब गलत तो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, मैं किस किस की निशानदेही कर सकता हूँ। मेरे नुक्ता नजर से जो असेंबलियों में बैठे लोग हैं वो मेरिट पर नहीं है। अवाम को मौका देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने। अच्छा सर, ये जो IPPs है, ये इसके कौन मालिक है? आज तक अवाम को पता ही नहीं चला कि ये इतना पैसा कौन ले रहा है, किसके घर जा रहा है, किसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। IPPs आ गई, पता नहीं पाकिस्तान पॉलिटिशियंस की, किसकी हैं ये IPPs? ये बड़े खौफनाक मुआदे हैं जी जी। ये वापडा को तबाही की तरफ लेकर ही ये मुआदे गए हैं जी। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये असेंबलियों में बैठकर ये दावा करते हैं कि जी हम अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन कभी अवाम को इत्मीनान में नहीं लिया गया। ये जब मुआदे करने हों, ऐसे मुआदे, तो उसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। मसलन यूनियन भी स्टेक होल्डर है, यूनियन को बुलाया जाए, उनके किसी नुमाइंदे को, जिसको भी जनरल सेक्रेटरी भेजें या खुद जाएं। इसी तरह टेक्नोक्रेट्स को बुलाया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, बस बाहर बैठ के जितने भी पाकिस्तान के महकमे हैं, जितने भी मामलात हैं, जितने भी ये दावेदार हैं, ये वेस्ट कोट पहन के, टाइयां कोट टाइट करके पहन के असेंबलियों में बैठते हैं। बेइख्तियार लोग हैं जी, बेजमीर लोग हैं कि ये IMF के हुक्म के बगैर एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। मेरे ही महकमे में जो डेली वेजेस मुलाजिम है, उनको कभी कहते हैं कमेटी बैठ गई है, कमेटी उठ गई है, कमेटी चली गई है, ऑर्डर जारी कर दिए हैं, ऑर्डर टाइप हो गए हैं, फला हो गया, नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, इसलिए कि IMF सरकार इनको इजाजत नहीं। अच्छा सर, ये अयूब खान के बाद डैम नहीं बने तो इसका जिम्मेदार कौन है? खुद वापडा है या फिर अयूब खान? डैम जितने बने हैं उसमें से 12 के 14 डैम जो है वो वापडा ने बनाए हैं। इसको मैं कह रहा हूँ कि आप इसको बहाल करें जी। इन्होंने कुच नहीं किया सियासतदानों ने, सिवाय लड़ाई झगड़े के और लूट मार के। अच्छा सर, ये जो असेंबली है, ये 13 माह की 14 माह की जो असेंबली है, 77 इन्होंने रेजोल्यूशन पेश किए हैं असेंबली में जी। 77 क्या कहेंगे, 77 जी, 77 इन्होंने करारदादें पेश की हैं। एक भी मुल्की मुफाद में और एक भी अवाम के मुफाद में नहीं है। सब इन्होंने अपने अपने मामला ठीक किए हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। अगर कोई सवाल करे तो उसका वो जहां से वो सवाल करता है वो
अच्छा सर, ये कला कमाई कर देते हैं उसका। जी जी, ये हम आपसे और भी टाइम लेना चाहेंगे, आगे एक और प्रोग्राम भी हम चाहेंगे कि बल्कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम करें और आपसे सियासी गुफ्तगू करें। आज का हमारा प्रोग्राम जो था वो टोटल वापडा से रिलेटेड हो गया। तो एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि वापडा की कारकर्दगी जो है वो सही क्यों नहीं हो रही। आईपीपीज का मालिक कौन है, ये जरा थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि ये सारियां पीपियां पूपियां खत्म हो जाएंगी जी। अगर आप कंपनियां बाद जो गर्दिशी कर्जा बन जाता है 500 अरब का, तो ये किसकी जेब में जाता है? बात सुने, अवाम की जेब से निकाल। कंपनियां खत्म कर दें जी, वापडा बहाल कर दें, इंजीनियर और मजदूरों के हवाले कर दें जी, महकमा ठीक हो जाएगा। और इससे बड़ी बात जी, सियासी मुदाखलत गवर्नमेंट इंश्योर करे कि 1% भी नहीं होगी। मैं अपने दावे से, अपने एक्सपीरियंस से, जिम्मेदारी से कहता हूं, महकमा वही पुराना बहाल जो अपने कर दिया, पूरी आबोताब से साथ बहाल हो जाएगा। आखिरी बात आपके चैनल की वसातत से कहूंगा, शहीदों को, शहदा को सलाम, तमाम मुल्क के शहदा को, खास तौर पर महकमा बिजली के शहीदों को सलाम, माजूरों को सलाम जिन्होंने कीमती आजाद कुर्बान करके महकमे का बागडोर संभाली हुई है, और हक तलफियों करने वालों को भी सलाम कि अल्लाह उनको हिदायत दे और वो मजदूरों की हक तलफियां बंद करें। जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। हमारे साथ बहुत सीनियर कॉलम निगार साजिद काजमी साहब थे। नाजरीन, सरकारी इदारों के दो पहलू हैं। हम लोग तो कह देते हैं कि सरकारी इदारा अपनी कारकर्दगी नहीं दे रहा, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आवाम को सहूलतें नहीं दे रहा, लेकिन एक और पहलू भी है, वो ये है कि सरकारी इदारों में सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से जो है वो इदारे जो है वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं कर पा रहे। और खासतौर पर अगर वापडा की बात की जाए तो यहाँ पर शुहदा ज्यादा हो गए हैं, माजूर ज्यादा हो गए हैं, जिन्होंने अपनी जानें दे दी हैं, अपने आजाद दे दिए, लेकिन हुकूमत जो है वो बिल्कुल हुकूमत की बेहिसी है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रही। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हमारी आवाज पहुंचेगी, वापडा की आवाज भी पहुंचेगी, सरकारी इदारों को बेहतर करने की आवाज भी पहुंचेगी। ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी इस पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।